हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में डिस्कस करेंगे। यह इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 पार्ट बना चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देख पाए हो तो ऊपर आइकन के बटन पर क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। आज इस पार्ट में हम इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक, जो है अम्ल और क्षारक का जलीय विलयन। देखिए, अम्ल और क्षारक के बारे में हम लोग पहले से बात कर चुके हैं कि अम्ल जिनकी पीएच 7 से कम होती है, टेस्ट में खट्टे होते हैं और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। ये अम्ल के कुछ गुणधर्म हैं। और क्षारक जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है, टेस्ट में कड़वे होते हैं और इनमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होती है। जलीय विलयन। अब पहले हम विलयन की बात करते हैं। विलयन मुख्यतः 2 पदार्थों का बना होता है। जो पहला पदार्थ है विलय और दूसरा पदार्थ होता है विलायक। यानी विलयन अगर कोई है हमारे पास, उसके अंदर ये 2 जरूर होंगे, एक विलय होगा और दूसरा विलायक होगा। अब विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है? विलय उसको कहते हैं जिसको किसी पदार्थ के अंदर घोला जाता है, और विलायक उसे कहते हैं जिस पदार्थ के अंदर कोई दूसरा पदार्थ घोला जाता है। यानी जिस पदार्थ को घोल रहे हैं वो विलय, और जिस पदार्थ के अंदर हम उसे घोलेंगे वो विलायक। जैसे अभी के एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक गिलास में जल है, साथ में किसी बर्तन में यहाँ पे चीनी है। ये 2 पदार्थ हैं हमारे पास, लेकिन अभी इन दोनों में से विलय कौन सा है और विलायक कौन सा है, यह बता पाना बहुत मुश्किल है। जो हमने ये जल लिया है बिल्कुल शुद्ध है, इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जल है। ठीक वैसे ही ये चीनी है, बिल्कुल शुद्ध रूप है चीनी का, किसी दूसरे पदार्थ के कण इसके अंदर शामिल नहीं है। तो अगर मैं सिर्फ जल की बात करूं तो सिर्फ जल को देख के मैं ये नहीं बता सकता कि ये विलय का काम करेगा या विलायक का काम करेगा। ठीक वैसे ही चीनी को देख के भी नहीं बता सकते हम कि ये विलय का काम करेगा या विलायक का काम करेगा। अब अगर दोनों को देखते हैं, ये हमारे पास 2 हैं कि जल है और चीनी का है, अब भी बता पाना मुश्किल है कि इनमें विलय कौन सा है और विलायक कौन सा है। अब विलय और विलायक के बारे में पता लगाने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है मात्रा। जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो विलय होता है। यानी मैंने 5 इस चीनी में से 5 ग्राम चीनी ली, और जो जल है हमारे पास वो 100 ml है। तो मैं इस 5 ग्राम चीनी को इस 100 ml पानी के अंदर डाल देता हूँ। तो क्या होगा, इस पानी के अंदर ये चीनी घुलेगी। यानी कौन सा पदार्थ घोला है? चीनी को घोला गया है। किसके अंदर? जल के अंदर। तो जल किसकी तरह काम करेगा? विलायक की तरह। अब ये जो 5 ग्राम चीनी है ये किसकी तरह काम करेगी? विलय की तरह। अब इस गिलास के अंदर, बर्तन के अंदर जल और चीनी दोनों है, इसको अब हम क्या बोलेंगे? विलयन। अब अगर किसी विलयन के अंदर विलायक जल होता है तो उस विलयन को जलीय विलयन कहते हैं।
यानी विलयन दो पदार्थों से मिलकर बनता है, एक विलय दूसरा विलायक। विलय की मात्रा हमेशा कम मिलेगी, विलायक की मात्रा हमेशा ज़्यादा मिलेगी। तो विलय घुलता है विलायक के अंदर। अगर विलायक पानी है, जल है, तो उस विलयन को जलीय विलयन कहते हैं। अब अगर हम 100 ग्राम चीनी लेंगे और 5 ml जल लेंगे और इन दोनों को एक गिलास में डाल लेंगे, तो हमारे पास ये विलयन तो बन गया, दो पदार्थ हैं। लेकिन अब इसके अंदर हमने ये देखना है कि विलय क्या है और विलायक क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि विलय की मात्रा कम, तो यहाँ पे कम मात्रा किसकी है? जल की। तो अब जल विलय की तरह काम करेगा और जो चीनी है वो क्या है? विलायक है। तो आप लोग ये याद रखो, विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, विलय की मात्रा कम होती है। हम नींबू पानी बनाते हैं गर्मियों में, जल सबसे ज़्यादा लेते हैं, 2 लीटर पानी लिया हमने, इसके अंदर 100 ग्राम चीनी डाल ली है, 5 ग्राम नमक डाल दिया, 10 ml नींबू का रस डाल दिया, और 200 ग्राम बर्फ भी डाल दी। तो अब हमारे पास इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, यानी ये विलयन है। और विलयन भी कैसा? जलीय विलयन, क्योंकि विलायक क्या लिया हमने? जल। कैसे पता लगा? क्योंकि इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है इन चीज़ों में, तो जल हमारा विलायक है। बाकी इसके अलावा जो ये बच गया, बर्फ़, चीनी, नमक, नींबू का रस, ये सारे किसकी तरह काम करेंगे? विलय की तरह काम करेंगे ये। ठीक है, विलायक हमेशा एक होगा, बाकी जितने भी उस विलयन के अंदर पदार्थ होंगे सारे के सारे विलय होंगे। तो अब जो टॉपिक है अम्ल और क्षारक का जलीय विलयन, यानी जल इसमें विलायक की तरह लेंगे हम और उसके अंदर अम्ल या क्षारक को डाल लेंगे। तो जब भी हम अम्ल और क्षारक का जलीय विलयन बनाते हैं तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखी जाती है कि हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में मिलाएं। आप लोग इस चीज़ को याद रखना कि अगर आप जलीय विलयन बनाना चाहते हैं तो अम्ल और क्षारक को ही जल के अंदर मिलाएं। क्यों मानोगे आप मेरी बात? माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लोगों ने गलती से कभी भी अम्ल या क्षारक के अंदर जल को डाल दिया तो क्या होगा? जल और अम्ल या क्षारक ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, और जब ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी। यानी यह जो अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी, और जब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है तो अधिक मात्रा में ऊष्मा ही उत्पन्न होती है। जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो जिस बर्तन के अंदर आप लोग विलयन बनाओगे उस बर्तन का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ेगा तो हो सकता है ये बर्तन टूट जाए, और अगर ये टूट गया तो इसके साथ जो विलयन है, विलयन के छींटे और कांच के टुकड़े आपको हानि पहुंचा सकते हैं। और कई बार तो जो ये विलयन होता है आस्फलित होके बाहर निकल आता है,
जैसे दूध और चाय को उबालते टाइम बाहर आ जाता है। तो जब आस्फलित होकर बाहर निकलेगा और बाय चांस हमारी त्वचा के संपर्क में आ जाए तो भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें कोई नुकसान ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, अम्ल या क्षारक को ही जल के अंदर मिलाएंगे। तो याद रखना कि हम अम्ल या क्षारक को ही जल के अंदर मिलाएंगे। ये तरीका हमारा सही है, हम कभी भी ये वाला तरीका नहीं अपनाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तब तो हमें ये चीज़ याद रहती है, लेकिन एग्ज़ाम में लिखते टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब तो हमें पता है कि अम्ल और क्षारक को जल में मिलाएंगे, लेकिन पेपरों के दिनों में स्ट्रेस हो जाता है और जैसे जैसे पेपर नज़दीक आते हैं हम कंफ्यूज भी बहुत अधिक हो जाते हैं कि गलती से गलत ना हो जाए, कि वहाँ कंफ्यूज ना हो कि अम्ल या क्षारक को जल में मिलाएं या जल को अम्ल क्षारक में मिलाएं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, और ये ट्रिक आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक ट्रिक याद रखना, गई भैंस पानी में। हाँ, ये कहावत, ये लाइन मूवी में, सीरियल में, टीवी में सुनी होगी, पर इसका उपयोग हम अपनी इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए करेंगे। बस एक छोटा सा चेंज करना है। इस भैंस को आप लोग बेस पढ़ो बस। जो अम्ल है उसको इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, जो क्षारक है उसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। यानी गई बेस पानी में, यानी पानी के अंदर ही बेस को डाल लेंगे हम। बेस मतलब क्षारक को डाल लेंगे, चाहे वो अम्ल हो चाहे वो क्षारक हो, पानी के अंदर ही डालेंगे। गई बेस पानी में। तो इस ट्रिक्स को याद रखना। जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन आया कि अम्ल या क्षारक को जल में मिलाएं या जल को अम्ल या क्षारक में मिलाओ, तो आपको एकदम से याद आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, हमने अम्ल और क्षारक का जलीय विलयन बना लिया। आप जैसे इसका जलीय विलयन बनाते हैं तो क्या होगा जलीय विलयन बनाने से? जैसे ही अम्ल का हमने जलीय विलयन बनाया तो उस विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि अम्ल के अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं। ये तभी उत्पन्न होंगे अगर जल के अंदर मिलाएंगे। अगर जल नहीं है तो हाइड्रोजन आयन भी उत्पन्न नहीं होंगे। ये चीज़ याद रखना। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये अकेले स्थिर नहीं रह सकते, तो ये जल के साथ ही अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो आप लोग ये कह सकते हो कि चाहे किसी भी प्रकार का अम्ल हो, अगर हम उसका जल में विलयन बनाते हैं तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है। ठीक वैसे ही अगर क्षारक का विलयन बनाएंगे जल के अंदर तो हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। अगर जल नहीं डालेंगे यानी इसका विलयन नहीं बनाएंगे तो ये भी हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न नहीं करता। बात करते हैं अगले टॉपिक तनुकरण की ओर। तो तनुकरण को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मेरे पास एक गिलास के अंदर दूध है, दूध, इसके अंदर चीनी मिला दी और चीनी इतनी मिल गई कि हद से ज़्यादा मीठा हो गया, बहुत मिठास बढ़ गई इसकी, पी नहीं पाए कोई भी।
तो दूध है, फेंक नहीं सकते इसको, क्या करें फिर? दूसरे बर्तन में जो दूध रखा था उसके अंदर चीनी नहीं थी, तो उस दूध को क्या कर सकें? या तो इस दूध को उसके अंदर मिला दो, फीके दूध के अंदर, या फीके दूध के अंदर इसके अंदर मिला दो। चलो ये बर्तन बड़ा था, इसी के अंदर मिला दिया। तो पहले जब टेस्ट किया था उसकी जो मिठास थी, हमने टेस्ट करके देखा, अब इसके अंदर और उससे भी अधिक मात्रा में दूध मिला दिया जो फीका था, तो क्या अब भी इसकी मिठास वही रहेगी? यानी इस मिठास में कमी आई, तो यानी हमने उस दूध का तनुकरण कर दिया। अगर इसके अंदर और फीका दूध मिलाते गए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी जो मिठास है बिल्कुल ही कम हो जाएगी, यानी जो चीनी थी, चीनी की सांद्रता कम हो गई। तो हमने इस दूध का तनुकरण कर दिया। अब हम तनुकरण की बात करते हैं। तनुकरण किसका करेंगे हम? अम्ल या क्षारक का। कब होगा? जब उसको जल में मिलाएंगे। तो अम्ल और क्षारक को जब जल में मिलाते हैं उसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। जब हमने मीठे दूध में फीका दूध मिलाया उसकी मिठास कम हो गई, और यहाँ पर जब अम्ल और क्षारक को जल में मिलाएंगे तो जो अम्ल और क्षारक के आयन होते हैं उनके आयन में कमी आ जाएगी। कितनी कमी आएगी? कैसे कमी आएगी? प्रति इकाई आयतन में कमी आती है। अब ये प्रति इकाई आयतन क्या है इसके बारे में देखते हैं। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक पानी था इसके अंदर, मतलब अम्ल को जल के अंदर डाला हुआ था, और यहाँ पे HH लिखा है, हाइड्रोजन प्लस। हाइड्रोजन आयन दे दिए कि इतने हैं, यानी 30 आयन्स हैं इसके अंदर टोटल हाइड्रोजन आयन। अब हम ये देखो, अब इसमें एक वर्ड आया था प्रति इकाई आयतन। प्रति इकाई आयतन, ये जो प्रति इकाई आयतन है, पहले ये देखो क्या होता है। 3 मेन एक्सिस होती है ना, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये ऊंचाई हो गया, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया जैसे। तो अगर इनको 1-1 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में ले लेते हैं, अब जितना एरिया ये कवर करेगा वो एरिया प्रति इकाई आयतन होगा। तो ये मैंने प्रति इकाई आयतन लिया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे इस प्रति इकाई आयतन में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? 9 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है प्रति इकाई आयतन के अंदर। अब इसको क्या किया हमने, इसके अंदर, इस विलयन के अंदर और अधिक मात्रा में जल डाल दिया। तो जल डालने से इसका लेवल यहाँ तक हो गया। अब जब डाल देंगे, हाइड्रोजन तो 30 ही हैं इसके अंदर अभी भी, लेकिन पानी डालने की वजह से इनके जो बीच का गैप है, जो जगह है, वो बढ़ गया, तो ये ऊपर चले गए। तो प्रति इकाई आयतन में सिर्फ कितने हाइड्रोजन रहे? 6 हाइड्रोजन रहे। यानी जब हम अम्ल और क्षारक का तनुकरण करेंगे तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की जो प्रति इकाई आयतन में सांद्रता है उसमें कमी आती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। अब आप लोगों को ये लाइन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी कि तनुकरण है क्या। कि जब जल के अंदर अम्ल और क्षारक मिलाते हैं तो उनके जो आयन हैं उन आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। देखिए हमारे पास जल है, जल के अंदर अम्ल डाल दिया तो हाइड्रोजन आयन में कमी आएगी। लेकिन अगर क्षारक है, अगर क्षारक को जल के अंदर डालोगे तो हाइड्रोक्साइड आयन में कमी आएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके जल की जगह यहाँ पे क्षारक है और आप अम्ल डाल रहे हो तो क्या होगा? तो जो क्षारक है उस क्षारक के अंदर
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कम होगी। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे हम लोग अम्ल के अंदर अक्षारक डालेंगे तो अम्ल के अंदर जब भी अक्षारक डालोगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ेगी। आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आपके पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर क्षारक है और दूसरा अम्ल आप उसके अंदर ऐड कर रहे हो, तो क्या होगा? अगर क्षारक के अंदर अम्ल ऐड करोगे, अम्ल को मिलाओगे, तो क्षारक में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कम होती जाएगी। अगर आप अम्ल के अंदर क्षारक डालोगे तो अम्ल के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती जाएगी और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। अगर यह ऐसा हुआ कि आपके बर्तन में भी क्षारक है और ऊपर से आप क्षारक ही डाल रहे हो, यानी क्षारक के अंदर क्षारक मिला रहे हो, तो क्या होगा? तो हाइड्रोक्साइड आयन दोनों के अंदर है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। अगर अम्ल के अंदर अम्ल डालोगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है जल में अम्ल या क्षारक का जो विलयन है विद्युत का चालन करता है। ये कैसे पता लगा कि अगर हम अम्ल और क्षारक का जो विलयन है जल में बना लेते हैं तो ये विद्युत का चालन करता है? ये पता लगा है इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, प्रयोग के द्वारा। और ये प्रयोग कैसे किया गया? एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर एक रबर का कॉर्क लगाया, उस कॉर्क के अंदर 2 कीलें लगाई और इन कीलों के साथ एक तार को बैटरी की सहायता से जोड़ दिया गया और इसी परिपथ के अंदर एक बल्ब लगा दिया और एक स्विच लगा दिया। हमने इस स्विच को ऑन कर दिया। जैसे ही स्विच को ऑन किया तो इस बल्ब के अंदर कुछ भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला, यानी वह जलने नहीं लगा। फिर हमने क्या किया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एक विलयन था, हमने इसके अंदर धीरे धीरे करके डालते गए। जैसे हम इसके अंदर इन्हें डालना शुरू किया, देखिए यहाँ तक जब विलयन डाला तब इसके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, पर जैसे ये विलयन यहाँ तक आया, यहाँ तक आते ही तो ये बल्ब जलने लगा। क्यों? क्योंकि अब विलयन देखो, यहाँ से यहाँ तक जब विलयन ये इसके अंदर बढ़ गया तो ये कीलों की जो बीच का गैप था उस गैप के अंदर भी विलयन आया और उस विलयन ने इन दोनों कीलों को आपस में जोड़ने का काम किया, यानी इस विद्युत परिपथ को पूर्ण कर दिया। तो एक माध्यम का काम किया है जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अम्ल या क्षारक का जो विलयन है वो विद्युत का चालन करता है। अभी तो हमने सिर्फ अम्ल का किया है, क्षारक का तो किया नहीं। तो ये देखा कि जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला तो बल्ब जलने लगा, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल डाल के देखा तो भी ये बल्ब जलने लगा। हाँ, इन विलयन को निकालते गए और इनकी जगह फिर डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी ये बल्ब जलने लगा। फिर इस विलयन को निकाल दिया, फिर डाल दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तब भी यही देखने को मिला कि बल्ब जलने लगा। फिर इनके निकालने के बाद अल्कोहल डाला, लेकिन बल्ब जलने नहीं लगा, यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। तो अल्कोहल के अंदर विद्युत का चालन नहीं हुआ। फिर अल्कोहल को निकाल दिया, आगे ग्लूकोज डाल के देखा, ग्लूकोज का विलयन, तो ग्लूकोज का विलयन भी बल्ब को नहीं जला पाया, यानी
आपने जब अम्ल और अक्षारक इनका विलयन इसके अंदर डाला तो ये विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन जब अल्कोहल और ग्लूकोज का विलयन डाला तो इन्होंने विद्युत का चालन यहाँ पे नहीं किया। अब इसका भी कोई ना कोई कारण होगा क्यों नहीं किया। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब भी अम्ल का जलीय विलयन बनाते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, और अगर अक्षारक का करते हैं जलीय विलयन तो ये हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे जो विद्युत का चालन है ये आयनों की वजह से है। अब अल्कोहल था, अल्कोहल के लिए OH फंक्शनल ग्रुप प्रक्रियात्मक समूह लगाते हैं। अल्कोहल था, अब जैसे इसका जलीय विलयन बनाया तो हाँ, अल्कोहल में आप लोगों को दिख तो रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयन है, यहाँ से ये आबंध टूट जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पानी के साथ ये आबंध बनाता है तो ये आबंध तोड़ने में असमर्थ होता है, ये आबंध टूटता नहीं है। यानी अल्कोहल का जो आबंध है ये स्ट्रोंग है, मजबूत है, पानी इस आबंध को नहीं तोड़ पाता, यानी आयनों का निर्माण नहीं हो पाया। सेम ऐसे ग्लूकोज में किसी भी प्रकार के आयनों का निर्माण नहीं हुआ। जब भी ग्लूकोज को और अल्कोहल को पानी के अंदर डालते हैं तो किसी भी प्रकार का आयन उत्पन्न नहीं होते, और इसलिए अल्कोहल और ग्लूकोज के विलयन डालने से विद्युत का चालन नहीं हुआ। लेकिन अगर अम्ल और अक्षारक, ये नहीं, कोई से भी नाइट्रिक अम्ल हो, क्षारक कोई सा भी हो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो, तो वो अम्ल और क्षारक का जलीय विलयन हमेशा विद्युत का चालन करते हैं। अब ये जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, अगर वो टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप लोग सोल्व कर सकते हो। तो बिना किसी गाइड की हेल्प से आप लोग अपने आप अब ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे और एग्ज़ाम में लिख पाओगे। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते। ये कहता है कि इन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन बनाते हैं तो अम्लीय अभिलक्षण होते हैं, क्लियर। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज का जब जलीय विलयन बनाते हैं उनमें अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते। बिल्कुल इजी है, क्योंकि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का हम जलीय विलयन बनाते हैं तो इनमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, और जब हाइड्रोजन आयन उत्पन्न है तो वो किसकी तरह काम करते हैं, अम्ल की तरह काम करते हैं। यानी उनके अंदर हाइड्रोजन आयन की वजह से अम्लीय गुण है। अगर HCl है, सिर्फ शुष्क है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का पानी नहीं मिलाया तो ये कभी भी अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी इसके अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं है। जलीय विलयन बना, जल ने इसको आयन के अंदर तोड़ा, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हुआ, इसलिए ये अम्ल की तरह अपने गुण, अपने अभिलक्षण प्रदर्शित करता है। और अभी थोड़ी देर पहले बात ही की थी, अल्कोहल और ग्लूकोज का जब जलीय विलयन बनाते हैं ये किसी भी प्रकार के आयन उत्पन्न नहीं करते। जब आयन उत्पन्न नहीं करते तो ये अम्लीय गुण भी प्रदर्शित नहीं करते। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? क्योंकि जब अम्ल का जलीय विलयन बनाएंगे तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। तो आयन कब उत्पन्न होता है? आयन
दो तरीके से उत्पन्न होता है। जब तत्व या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और या फिर जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जो विद्युत धारा है, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं, उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। अब यह हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, गति करेंगे, तो उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो आप ये लिख सकते हो कि जब अम्ल का जलीय विलयन बनाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, और जहाँ पे आयन की उपस्थिति होती है वहाँ पे हमेशा विद्युत का चालन होता है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? देखिए वही टॉपिक्स हैं। ये शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस यानी हाइड्रोक्लोरिक गैस है, शुष्क है। शुष्क है तो इसमें किसी भी प्रकार के एच आयन नहीं है। जब एच आयन नहीं है तो ये अम्लीय गुण भी प्रदर्शित नहीं करता। अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता तो किसी के रंग को क्यों बदलेगा, है ना। अगर अम्ल होता तो नीले लिटमस को लाल कर देता। अम्ल कब होता? जब इसके अंदर आयन होते। आयन कब होंगे? जब इसका जलीय विलयन बनाएंगे। पर यहाँ तो कैसा है? शुष्क है, ड्राई है, तो इसलिए हाइड्रोजन आयन नहीं है, तो अम्लीय गुण भी नहीं है। अम्लीय गुण नहीं है तो ये लिटमस पत्र के रंग को भी नहीं बदलेगा। ठीक। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? देखिए वही आ गया, गई भैंस पानी में गई। अब भैंस की जगह हम लोगों ने बेस, गई बेस पानी में, यानी बेस क्षारक को पानी में मिलाएंगे। ये तो है, अब मिलाएंगे। अब क्यों मिलाएंगे? क्यों? आपको क्या बताया था? हाँ, क्योंकि अगर हमने पानी को अम्ल में डाल दिया, ये है अम्ल, और ऊपर ले लिया हमने जल। अगर जल को अम्ल के अंदर डालोगे तो इन दोनों की जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो ऊष्माक्षेपी होगी, तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगी, जिसकी वजह से ये विलयन आस्फलित होकर बाहर भी आ सकता है। इस बर्तन का तापमान ज़्यादा होने की वजह से ये टूट भी सकता है और हमें हानि पहुंचा सकता है। तो हम यह अनुशंसित करेंगे कि हम अम्ल को जल के अंदर मिलाएं और साथ के साथ उस बीकर को भी धीरे धीरे हिलाते रहें। क्यों? ऊष्माक्षेपी तो तब भी है, लेकिन उस टाइम ऊष्मा कम उत्पन्न होगी जब अम्ल को जल में मिलाएंगे और धीरे धीरे हिलाते रहेंगे। चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? हम क्या करते हैं, हमारे पास अम्ल है और इस अम्ल के अंदर हाइड्रोनियम आयन है, इसको तनुकृत करना है जल के साथ। तो जब अम्ल और जल अब इनकी आपस में अभिक्रिया होगी तो जल यहाँ पे क्षारक की तरह कार्य करेगा और ये अम्ल की तरह कार्य करेगा। क्षारक के अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो यानी हाइड्रोक्साइड आयन जब इसके अंदर मिलेंगे तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होती जाएगी और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी? यानी हाइड्रोनियम की सांद्रता कम होती जाएगी जब भी हम अम्ल के विलयन को तनुकृत करेंगे। अब ये बोल रहे हैं ना तनुकृत, अब
इसका जो तनुकरण है वो 2 से कर सकते हैं, या तो जल डाल के करेंगे या फिर कोई क्षारक डाल के करेंगे, और दोनों की वजह से हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता उसके अंदर ज़्यादा होती रहेगी और हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होती जाएगी। सेम ऐसे अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, देख हमारे पास एक विलयन है, क्या है उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इसके अंदर आधिक्य क्षारक मिलाएंगे, यानी क्षारक के अंदर क्षारक मिलाएंगे, तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसी होगी। विलयन के अंदर पहले ही हाइड्रोक्साइड आयन है, ऊपर से ही हम हाइड्रोक्साइड आयन डाल रहे हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब कभी भी क्षारक के अंदर क्षारक डालोगे तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ेगी, अम्ल के अंदर अम्ल डालोगे तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ेगी। ठीक, और बताया था पहले भी आपको कि अगर अम्ल के अंदर क्षारक डालोगे तो हाइड्रोजन की सांद्रता कम होती जाएगी और हाइड्रोक्साइड की सांद्रता बढ़ती जाएगी। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।